Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss on topic industry and firm equilibrium under perfect competition. आज मैं बात करने वाली हूँ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की. ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में कैसे इंडस्ट्री और फर्म इक्विलिब्रियम में आती है, इसे इक्विलिब्रियम में कैसे लेके आना है, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिससे हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी. ठीक है, और कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जो कि इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करती हैं. ठीक है, आज यही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले स्लाइड को शुरू करने से पहले इंडस्ट्री और फर्म में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री मतलब जब बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है, एक साथ हो जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्री. लेकिन अगर हम सिंगल प्रोडक्शन यूनिट को देख रहे हैं, सिंगल प्रोडक्शन यूनिट की बात कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं फर्म. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. इंडस्ट्री और फर्म एक नहीं होता है, इंडस्ट्री और फर्म अलग अलग चीज़ है. ठीक है, इंडस्ट्री मतलब बहुत सारी फर्म्स को मिला के एक इंडस्ट्री बनती है, और फर्म हो गया एक सिंगल प्रोडक्शन यूनिट. ठीक है, और अब बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की. स्लाइड को शुरू करने से पहले परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है. ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में कौन से गुड्स होते हैं, ठीक है, और कैसे करके इक्विलिब्रियम कंडीशन में कौन कौन सी चीज़ का हमें ध्यान रखना है. ठीक है, यहाँ पे मैंने दो अप्रोच बता रखी है, TR-TC अप्रोच बता रखी है, MR-MC अप्रोच बता रखी है, ताकि हम इक्विलिब्रियम तक पहुँच सके. सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि इंडस्ट्री जो होती है हमारी प्राइस मेकर होती है. अब इसका क्या मतलब है? प्राइस मेकर मतलब इंडस्ट्री प्राइस प्रोडक्ट का सेट करेगी, और फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर. जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है वैसे ही फर्म क्या करता है? उस प्राइस को फॉलो करता है जो कि इंडस्ट्री मेक करती है. ठीक है, इंडस्ट्री ने डिमांड एंड सप्लाई कर्व को यूज़ करके एक प्राइस बनाया, एक प्राइस सेट किया, और वही प्राइस आगे और जो फर्म है छोटी छोटी प्रोडक्शन यूनिट वो फॉलो करेगी. आइए अब बात करते हैं. सबसे पहली जो स्लाइड हमारी है वो है मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. आखिर परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है? Perfect competition is said to prevail where there is a large number of producer producing homogeneous product. सिंपल सी बात है, बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, ऑल फर्म एंड बायर हैव अ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. और सारी की सारी जो प्रोडक्शन फर्म्स हैं, ठीक है, और बायर्स हैं, उन्हें क्या है? परफेक्ट नॉलेज है उस मार्केट प्राइस, उस प्रोडक्ट का क्या चल रहा है मार्केट में, उसके बारे में उन्हें सब पता है. ठीक है, और फ्रीडम ऑफ न्यू फॉर्म टू एंटर एंड एग्जिट. और क्या है? परफेक्ट कंपटीशन में फ्रीडम है, चाहे तो फॉर्म आए, नई फॉर्म आए, चाहे तो चले जाए. ठीक है, फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन आर प्राइस टेकर एंड प्राइस मेकर. वही चीज़, ठीक है, जो फॉर्म है, हम सिंगल प्रोडक्शन यूनिट की बात कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्राइस टेकर. ठीक है, और प्राइस मेकर कौन सी होती है? इंडस्ट्री. ठीक है, इंडस्ट्री प्राइस बनाएगी और फॉलो कौन करेगी? फर्म फॉलो करेगी, प्रोडक्शन फर्म फॉलो करेगी. ये ध्यान में रखना है. ठीक है, अब जो हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है, इसमें हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो फर्म होती है, इंडिविजुअल प्रोडक्शन यूनिट होती है, उसे वही प्राइस फॉलो करना पड़ता है. क्यों नहीं वो अपने हिसाब से अपना प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सके? ठीक है, एक बात तो ये आता है, एक पॉइंट तो ये आता है. तो इसका रीज़न ये है कि मार्केट में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ लो, अगर आपकी वेजिटेबल का प्राइस सपोज़ रुपीज़ टमाटोज सोच लो, टमाटोज़ का ₹40 चल रहा है. ठीक है, अब ये प्राइस तो सबको नोन है, चाहे जो सेलर हो उसको भी पता है कि जो हमारे प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट मतलब टमाटो है, तो उसका प्राइस क्या है? 40 चल रहा है. ठीक है, बायर को भी पता है कि मार्केट में प्राइस 40 चल रहा है. और अगर कोई भी इनमें से सेलर हाई प्राइस सेट करता है, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में वो क्या करेगा? अपने कस्टमर को लूज़ कर देगा. क्यों लूज़ कर देगा? सपोज़ एक सेलर मान लो, ठीक है, उसने प्राइस रख दिया कि 60 रुपीज़ kg. ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है? 40 चल रहा है. कस्टमर को ये बात अच्छे से पता है, तो क्या होगा? कस्टमर उससे ख़रीदना बंद कर देगा, उससे उसका क्या होगा? लॉस होगा. ठीक है, इसलिए इस केस में हमेशा होमोजीनियस प्रोडक्ट के केस में, और जहाँ परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट के बारे में, कोई भी फर्म अपने हिसाब से प्राइस सेट नहीं कर सकती. ठीक है, वहाँ पे कौन प्राइस सेट करता है? इंडस्ट्री प्राइस सेट करती है. इंडस्ट्री
प्राइस मेकर होती है और फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। यहीं पे ये डायग्राम के थ्रू अब मैं समझाने वाली हूँ। डायग्राम में देखिए प्राइस दे रखा है हमारा वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हमारी डिमांड है, ठीक है। और क्या दे रखा है, हमारी डिमांड एंड सप्लाई। उस समय मैंने जैसे एग्जांपल दिया था टमाटो वाला, तो टमाटो का डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है। अब टमाटो की जो डिमांड एंड सप्लाई है, अब उसको ध्यान में रखना है कि जो टमाटो है उसका डिमांड कर्व दे रखा है, सप्लाई कर्व दे रखा है, ठीक है। इंडस्ट्री को पता है कि क्या डिमांड है क्या सप्लाई है, उससे उन्होंने क्या किया, प्राइस निकाल लिया, ठीक है। अब जब इन लोगों ने प्राइस निकाला तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये प्राइस आगे फॉलो हो, ठीक है। टमाटो का जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व है जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब ई पॉइंट, ठीक है। और जहाँ पे ई पॉइंट है वहाँ से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टूवर्ड्स लेफ़्ट ड्रॉ करें तो मतलब टूवर्ड्स एक वाई एक्सिस में ड्रॉ करें तो हमें क्या मिल जाएगा, प्राइस। अब यही जो प्राइस है वो आगे फॉर्म जो और छोटी छोटी फॉर्म्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर वो फॉलो करने वाली हैं, ठीक है। तो इसलिए उनका जो ग्राफ है, उनका जो लाइन है ए आर और एम आर का, वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। इसलिए हम बोलते हैं एम आर इक्वल टू ए आर इक्वल टू प्राइस, ठीक है। यही ग्राफ आपको याद रखना है, यही याद रखना है कि हमारा ए आर एन इक्वल टू एम आर होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो कभी भी हमारा ए आर और एम आर होता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी आपको। लेकिन फ़िलहाल परफेक्ट कंपटीशन के लिए आप इतना याद रखिए कि जब हम इंडिविजुअल फॉर्म की बात कर रहे हो तो हमारा ए आर इक्वल टू एम आर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड आती है अप्रोचेस। अब हम पढ़ेंगे अप्रोचेस क्या होती हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड होती है अप्रोचेस के बारे में, कैसे कौन कौन सी अप्रोचेस हमें लेनी है ताकि एक फॉर्म इक्विलिब्रियम कंडीशंस में पहुँचे, इक्विलिब्रियम को हासिल करे। अब उसमें दो हेड्स हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हेड है टी आर टी सी अप्रोच, हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। सबसे पहली अप्रोच जो है टी आर एंड टी सी अप्रोच, जिसे हम टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, दूसरी है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, एम आर एंड एम सी अप्रोच, ठीक है। टी आर एंड टी सी, अब मैं पहले बता देती हूँ रेवेन्यू और कॉस्ट में फ़र्क क्या होता है। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले, ठीक है, उसे बनाने के लिए हम जितना पैसा लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पेन बनाया, ठीक है, तो जब हम पेन बना रहे हैं तो उसमें उसकी बॉडी बनाने में कितना है वो पैसा खर्च हुआ हमारा, ठीक है। उसमें हम जो रिफ़िल बना रहे हैं उसमें कितना पैसा खर्च हुआ हमारा, इंक जो भर रही है उसमें कितना पैसा खर्च हुआ। तो टोटल उस प्रोडक्ट को बनाने में हमें जितना खर्चा होता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट। और रेवेन्यू क्या होता है, मतलब हमारा प्रोडक्ट एकदम रेडी है, हमने उसे बेचा तो उससे हमें जो पैसा मिला उससे बोलते हैं हम रेवेन्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट हम तब बोलते हैं जब हम बहुत सारे यूनिट को बेचते हैं, ठीक है, सेल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी मैंने दे रखा है आपको समझाते समझाते मैंने नोट्स के तौर पे आपको पूरे एक फुल्ली प्रिपेयर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन नोट्स दे रखे हैं। आप चाहे तो इनको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ वो नहीं है, डिफ़िकल्टी नहीं है, आपको डायग्राम याद होगा तो आप सब कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच में। अब यहाँ पे जो टी आर कर्व है वो क्या होता है, फॉर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म हैज़ बीन ड्रॉन। टी आर कर्व आपको दे रखा होगा, ठीक है। टी आर कर्व स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, वो किससे स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले जब प्रोडक्ट बनता है तो उसमें रेवेन्यू थोड़ा आना होगा, पहले ही थोड़ा बिक जाएगा, पहले तो मार्केट में इंट्रोड्यूस करने में टाइम लगेगा ना। इट राइजेज इन प्रपोर्शन विद द टी सी कर्व। अब देखो जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट बढ़ेगा, ठीक है, हमें टीसी कर्व दे रखा है। हमारा टीसी कर्व, पहली बात तो ये आप बोलेंगे कि वो
ओरिजिन से क्यों नहीं, ओरिजिन को हमने ओ से डिनोट किया है, ठीक है। ओरिजिन से क्यों नहीं हो रहा है भाई, टीसी कर्व ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, जबकि टीआर तो हो रहा है। टीआर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तो हमारा रेवेन्यू है उस प्रोडक्ट को बेचने के। जब तक हमने वो प्रोडक्ट बनाया नहीं तब तक आप सेल कैसे करोगे, इसलिए तो हमारा टीआर क्या है, तब तक उसमें से पैसा कैसे आएगा, तो इसलिए हमारा टीआर क्या है, ओरिजिन है, ओ से स्टार्ट हो रहा है। और टीसी कर्व की बात करें कि उस प्रोडक्ट को बनाने में हमें खर्चा तो लग रहा है ना, इतना हमारा खर्चा लग रहा है, यहाँ पे हमें कितना खर्चा लग रहा है, ओ ई हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉस्ट हो गया जो कि लग रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है। इसलिए हमारा जो टीसी कर्व होता है वो ओरिजिन से थोड़ा सा अबव स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे आपका TC इज़ ग्रेटर दैन TR होगा, वहाँ पे क्या होगा, मतलब आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, पैसा आपको कम मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जहाँ पे आपका कॉस्ट ज़्यादा होगा, रेवेन्यू आपको कम मिल रहा होगा, वहाँ लॉस होगा। जहाँ आपका रेवेन्यू ज़्यादा होगा और कॉस्ट कम होगा, वहाँ आपको प्रॉफिट होगा, वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और ये सारी कॉस्ट क्या होती हैं, ये सारी जो हमारी कॉस्ट है वो हमारी फ़िक्स कॉस्ट होती हैं जो कि फर्म इनकर करती है, ठीक है। जैसे डायग्राम में मैंने बताया था, बिलो द लेवल ऑफ आउटपुट OL द फर्म इनकर लॉस, क्यों लॉस इनकर कर रही है, क्योंकि क्या है, TC हमारा एक्सीड कर रहा है, कॉस्ट हमारी ज़्यादा, हमने बनाया ज़्यादा में और बेच रहे हैं तो कम में बिक रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें याद रखना है। यहाँ पे हमारा जो G पॉइंट है वो क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो हमारा TR है वो किसके बराबर हो गया, TC के बराबर हो गया, ठीक है। अब however at the output level OM as the difference between TR and TC is greatest, जहाँ पे हमारा डिफरेंस TR और TC का सबसे ज़्यादा होगा, वो पार्ट क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉफिट, की उस एरिया में, उस पार्ट में हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बिलो OL आउटपुट लेवल प्रॉफिट कर्व लाइज बिलो दी ओरिजिन, और जैसे ही हम OL लेवल ऑफ आउटपुट को देखते हैं, प्रॉफिट कर्व हमारा क्या हो जाता है, ओरिजिन लेवल से नीचे गिर जाता है, हम नेगेटिव प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, और फाइनली क्या होता है, हमें लॉस होता है, हमें वो प्रोडक्ट को मार्केट से हटाना होता है, ठीक है। ये तो रहा हमारा TCTR अप्रोच, इन शॉर्ट मैंने आपको इसमें दे रखा है। आप चाहे तो एग्ज़ाम में इस टेबल को बना सकते हैं इजीली मार्क्स स्कोर करने के लिए, क्योंकि टीचर इतना सारा आपका जो मैटर होता है वो देखने के बजाय एक शॉर्ट में जो आपने दे रखा है वो देखना ज़्यादा बेहतर समझती है, ठीक है। इसलिए मतलब लिखना है एग्ज़ाम में, फुल्ली एक्सप्लेन करके लिखना है, लेकिन इन शॉर्ट आपको ऐसे करके अगर आप टेबल बना दोगे तो इससे आपको मार्क्स स्कोर करने में और भी ईजी पड़ेगा, ठीक है। एट OL लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे कोई भी डायग्राम आपने बना रखा है, ठीक है, उसमें आपने नेमिंग दे रखी है, तो उस हिसाब से अगर TC बड़ा है, TR ये है तो ये होगा, ठीक है, TR ज़्यादा है, TC ये है तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। अब नेक्स्ट जो हमारी बात आती है वो आती है MR एंड MC अप्रोच की। आखिर हमारा जो MR है और MC है वो क्या है, ठीक है, वही मार्जिनल रेट रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन में एन इंडिविजुअल फर्म इज़ अ प्राइस टेकर, ये मैंने बताया था, इंडिविजुअल फर्म को क्या बोलते हैं हम, प्राइस टेकर। दैट इज़ इट हैज़ टू एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग प्राइस सेट बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इंडस्ट्री। एज अ रिजल्ट डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ अ फर्म इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। जैसे मैंने बताया था आपका AR इक्वल टू MR होगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज़ जनरली और यू शेप, और आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होती है वो किस शेप की होती है, यू शेप की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, कभी भी आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको याद रखना है जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होगी, कॉस्ट की बात कर रही हूँ मैं, रेवेन्यू की नहीं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट जो होगी वो क्या होगी, यू शेप कर्व की होगी, ठीक है। तो जब भी आपको ड्रॉ करना है तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व को यू शेप में ड्रॉ करना है, ठीक है। यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वैसी ही बात आई, MR है हमारा, MC है, रेवेन्यू दे रखा है, मतलब प्रोडक्ट को बेचने से, मतलब मार्जिनल, मतलब आप किसी प्रोडक्ट का एडिशनल यूनिट जब बेच रहे हैं, ठीक है, आपको 1000 यूनिट बनाने थे, आपने क्या किए 1000
2 बना दिए, ठीक है, या 1015 बना दिए, ठीक है। इतना एडिशन जो आपने बनाया है 1015 को ले 1015 आपने एडिशन बनाया, उससे आपको एडिशन में क्या प्रॉफिट मिल रहा है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ प्रॉफिट मिल रहा है या कुछ लॉस मिल रहा है, वही बताया है, ठीक है। अब in order to decide about its equilibrium output, the firm will compare its marginal cost and marginal revenue। और यहाँ पे एक फर्म क्या करेगी, अपनी मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल रेवेन्यू से कंपेयर करेगी। जबकि टीआर एंड टीसी अप्रोच में क्या था, हम टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को कंपेयर कर रहे थे। यहाँ हमें किसे कंपेयर करना है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को। इट विल बी इन इक्विलिब्रियम एट the level of output at which marginal cost is equal to marginal revenue। सेम चीज़ वहाँ पे TC इक्वल टू TR होना चाहिए, तब इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या होना चाहिए, MC इक्वल टू MR, ठीक है। और पहली कंडीशन तो ये, दूसरी कंडीशन क्या, मार्जिनल कॉस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो ऑलवेज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा जो मार्जिनल कॉस्ट है मार्जिनल रेवेन्यू को कहाँ से कट करेगी, बिलो से कट करेगी, जैसे डायग्राम में दिख रखा है, ये देखिए, ठीक है। ये दो कंडीशन हमेशा आपको याद रखनी है कि जब भी आपको फर्म इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रही हूँ, आपका AR इक्वल टू MR होगा, ठीक है। आपका MC इक्वल टू MR इक्वल टू क्या होगा, प्राइस होना चाहिए, तभी आप इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये जो प्राइस वाला पार्ट है, MR इक्वल टू MC इक्वल टू प्राइस है, डायग्राम में कहाँ लाई कर रहा है, E पॉइंट में लाई कर रहा है, तो E पॉइंट क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पॉइंट। सेकेंड चीज़ जो है वो है MC कर्व मस्ट बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या आपका MC कर्व राइज हो रहा है इक्विलिब्रियम के पॉइंट के बाद, मतलब E पॉइंट के बाद क्या आपका MC राइज हो रहा है, हाँ बिल्कुल राइज हो रहा है, तो आपका E पॉइंट इसलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, कस्टमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने F पॉइंट को क्यों नहीं इक्विलिब्रियम मांगा, ठीक है, यहाँ पे भी तो MC इक्वल टू MR हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि आपका MC कर्व क्या होना चाहिए, मस्ट बी राइजिंग एट द पॉइंट, मतलब आपका जो MC कर्व है हमेशा, मैंने बताया था ना, MC कर्व हमेशा MR कर्व को नीचे से कट करते हुए जाना चाहिए। और यहाँ से क्या हो रहा है, MR कर्व को किससे कट कर रहा है, ऊपर से कट कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये F पॉइंट हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन वो है जहाँ पे MC MR को नीचे से कट कर रहा है, मतलब E पॉइंट, ठीक है। ऐसे करके ये दो कंडीशन अगर आपकी फुलफिल होती है तो हम बोल सकते हैं कि फर्म की ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये दो कंडीशन याद करनी, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही चीज़ आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। फर्म इक्विलिब्रियम बताओ अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो उसमें क्या होगा, आप डिफाइन करेंगे, कंडीशंस देंगे, तब डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है इक्विलिब्रियम की भी। देखो, फर्म इक्विलिब्रियम की जब हम बात करें, दो टाइप के टाइम पीरियड में हम इसे लेते हैं। एक होता है लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, एक होता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये हमारा शॉर्ट टाइम पीरियड को डिनोट करता है, ठीक है। फर्म इनकर लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे सिंपली क्या है, हम क्या इनकर कर सकते हैं, लॉस भी इनकर कर सकते हैं, एक फर्म लॉस भी इनकर कर सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी इनकर कर सकता है, या हो सकता है कि उसे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिले, ठीक है। मतलब जितना उसने पैसा लगाया है उस प्रोडक्ट को बनाने में, बेचने में, उसे उतना ही वापस मिले, उसमें कोई बढ़ा चढ़ा के वापस ना मिले, ठीक है। ये होता है शॉर्ट रन पीरियड में। टेकिंग शॉर्ट टाइम पीरियड इनटू कंसिडरेशन वी विल फाइंड इक्विलिब्रियम। यही स्लाइड मैंने इतनी बनाई है, आगे मैं इसके बारे में और भी बनाऊंगी, इलेबरेट करके, पूरा एक्सप्लेन करके, ठीक है। आगे इसके बारे में मैं एक और स्लाइड बना रही हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। MR/MC इक्विलिब्रियम में कैसे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता है इसके अंदर, ठीक है। कैसे करके शॉर्ट टर्म पीरियड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, फर्म को कौन कौन सी चीज़ें अर्न करती है या इनकर करती है, लॉन्ग रन में कैसे करके नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाती है, क्यों करती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में
डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, साथ ही साथ उसमें कुछ आपके नोट्स भी होंगे, चाहे तो आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं जिस बुक से रेफ़र कर रही हूँ वो है एच.एल. आहूजा की बुक। ठीक है, मेनली ये ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स उससे रिलेटेड है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं या क्लास 11th में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस टॉपिक को कवर करते हैं, इसलिए मेरी वीडियोज़ जो है वो क्लास 10th 11th 12th प्लस ग्रेजुएशन को कवर करती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर माई मोर वीडियो। ओके, बाय, थैंक यू।